भाई वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब सेफ हो गए। आज की यहाँ पे बायो की जो मैं यहाँ पे सीरीज हमारी 20 मिनट्स चल रही है रिवीजन की, इसमें हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं बहुत डिमांडेड चैप्टर, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और ये चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यार से हम समझा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। नया चैनल में सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूले। इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पे इसके जो नोट्स है हमारे बायोलॉजी के नोट्स लॉन्च कर रखे हैं 2 to 3 पेजेस के अंदर जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको इंग्लिश वर्ड के ऐप पे मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट जाकर चेकआउट करें। इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लाइक कर दो। भाई फोटोसिंथेसिस हमें पहले तो पता है क्या होता है। भाई दो चीजों की वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप क्यों भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई सबसे पहले तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ये प्राइमरी सोर्स है फूड का, है ना। प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही होती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही होती है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू। अब इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे भाई, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स में जो भी पता लगा वो ये पता लगा कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही होती है वो यहाँ पर ग्रीन पार्ट जो होता है ना प्लांट का, लीव्स का, है ना, वहां से आपके यहाँ पे हो रही होती है। और किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। लाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने बताया। अब भाई एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो, तो मैं सच बताऊं तो हम सारे एक्सपेरिमेंट्स थोड़े यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ देखो चूहा वूहा भी यहाँ पे लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा, चूहा, कैंडल, प्लांट, है ना। तो इसी एक बेस पे आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक ग्लास, यहाँ पे जार आपको देखने को मिल रहा है। इसमें एक चूहा है और यहाँ पे एक कैंडल है। अगर इसको यहाँ पे छोड़ दूं, है ना, तो आप देख सकते हो कि थोड़े टाइम बाद ये चूहा मर जाएगा। जितना भी ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये कैंडल जल रही है और साथ में चूहा भी सांस ले रहा होगा, सारी ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो प्लांट लगा दिया, भैया हमने प्लांट लगा दिया तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो आपका प्लांट है वो यहाँ पे आपकी O2 रिलीज करता रहेगा। ऑक्सीजन रहेगी तो आपका चूहा भी जिंदा रहेगा। देखो चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर डाला। अब प्रीस्ली जी थे, एक प्रीस्ली जी थे, इन्होंने कहा, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करी ऑक्सीजन, जो हमारी O2 है, O2 गैस जो हमारी ऑक्सीजन इन्होंने डिस्कवर करी थी, क्योंकि ऑक्सीजन होती है। 1774 की बात है, काफी पुराना टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो मैंने आपको बताइए, आपका चूहे वाला। इससे क्या पता लगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो रीस्टोर करते हैं एयर को, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, वो रीस्टोर करते जाते हैं उस एयर को, O2 को रीस्टोर करते चले जा रहे हैं ना। जो आपके यहाँ पे आप देख सकते हो चूहा और जो बर्निंग कैंडल कंज्यूम कर रही थी, इसलिए बचे रह गए दोनों। इसके बाद क्या है, आपके एक और आपके यहाँ पे साइंटिस्ट है जिनका नाम था इंजन हाउस। अब ये वो छुक 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 वाला इंजन नहीं था, ये जैन इंजन हाउस थे। उस समय इन्होंने क्या कहा कि जो सनलाइट होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके प्लांट प्रोसेसेस के लिए। तो इन्होंने ये कहा, तो ये प्लीज़ आप साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या क्या कहा ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अब इंजन हाउस जी ने एक बहुत बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्वाटिक प्लांट, अब ये सीधा जमीन से पानी के अंदर चले गए, मतलब पानी की बात करने लग गए। इन्होंने कहा एक्वाटिक प्लांट जो है, अगर वो जो एक्वाटिक प्लांट है वो ब्राइट सनलाइट के एक्सपोजर में है तो वहाँ के उसके अंदर वहाँ पे आपको स्मॉल छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलेंगे ग्रीन पार्ट की तरफ से, है ना। जो ग्रीन पार्ट है ना आपके प्लांट का, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। बट अगर मान लो कोई आपका एक्वाटिक प्लांट डार्क में है काफ़ी, वहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, है ना। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ही शोज दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स कुड रिलीज ऑक्सीजन, है ना। ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो कर सकते हैं ऑक्सीजन रिलीज, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में। ये तो पहले ही बता दिया, पर इंजन हाउस जी ने यहाँ पे ये चीज़ समझा दी एक्सपेरिमेंट करके। कि उसके बाद भाई जूलियस वॉन सैकस आ गए। जूलियस सीजर नहीं है, जूलियस वॉन थे, 1854 में आए, थोड़े 100 साल करीबन बाद आए ना, है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ एविडेंस करे कि भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज का, व्हेन द प्लांट्स ग्रो, यहाँ पर उन्होंने एविडेंस कर दिया कि भाई ग्लूकोज भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 100 साल बाद नहीं अकल आई। और जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर होता है प्लांट्स में, है ना। आपके एनिमल्स में कैसे होता है? इन द फॉर्मेट ऑफ ग्लाइकोजन। तो ऐसी प्लांट्स में आपके स्टार्च के उसमें हो रहा होता है। अब ये जो ग्रीन सब्सटेंस होता है इसके अंदर क्लोरोफिल इन्होंने बताया ये कहाँ होता है, आपके स्पेशल बॉडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। वो ये जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे चीज लिखी गई है। इसके नीचे आओगे, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, TW एंगलमैन यहाँ पे एक साइंटिस्ट आ गया। इसने क्या किया, लाइट को स्प्लिट किया स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में, और उसके बाद उसने एलिमिनेट किया ग्रीन एल्गे को। जो ग्रीन एल्गे का नाम है वो है क्लेडोफोरा, है ना। उसने एक सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में उसको प्लेस किया, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया था इट्स यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ये कहाँ से आपकी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। ही ऑब्जर्व दैट जो बैक्टीरिया हो रहा है वो मेनली कहाँ आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कौन से ब्लू एंड आपके जो रेड लाइट है ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम, वहाँ पे जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट आपको देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने यही बताया क्लोरोफिल की, आपको क्लोरोफिल A एंड B के स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्क्राइब किया गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या आया, इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट्स है वो यहाँ पे लाइट एनर्जी यूज करता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। लाइट का यूज करेगा कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। थोड़ा नीचे आओगे और कॉर्नियस वैन नील ने इन्होंने क्या कहा कि पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया की स्टडी के ऊपर इन्होंने क्या देखा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो कि आपने ऊपर एक साइंटिस्ट ने बता दिया। और इन विच जो हाइड्रोजन होता है फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे बन गए, इन्होंने ये कहा।
इसके बाद जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें H2O जो होता है, वाटर जो होता है, वो हाइड्रोजन डोनर होता है और वो आपके ऑक्सीडाइज होता है आपके O2 के अंदर। ये देखो टुकड़ों टुकड़ों में, वही मुझे समझ नहीं आती कि पुरानी बातें क्यों पढ़ाते हैं, बट ये आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़नी पड़ेगी। हम नहीं पढ़ी है तो आपको ही पढ़नी पड़ेगी। बट आखिरी में जाकर आपको मेन रिएक्शन जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, वो आपको उन्होंने बता ही दी कि भाई 6CO2 + 12H2O लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज + 6H2O + 6O2 ये आपको दे रहा है। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका ग्लूकोज है ना। तो ये आपकी जो वो मेन रिएक्शन, इससे पहले इतनी सारी चीज़ें हुई, वो आपके जब जाके आपकी रिएक्शन बनी, ठीक है। और ये याद रखना जो यहाँ पे O2, ये बहुत बार नीट में भी सवाल आ जाता है कि O2 आपकी जो इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, ये जो ग्रीन आपके प्लांट से, वो आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही, वो आपके यहाँ पे वाटर से आ रही है। तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड से कंफ्यूज मत कर देना, वो आपके वाटर से निकल के आ रही है, जो ऑक्सीजन निकल के आ रही है, ठीक है। चलो भाई, अब ये सब तो बात हो गई। अब आप नीचे आओगे कि भाई कहाँ कहाँ आपका हो रहा होता है। ये बात याद रखना, जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे वही बोला गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, कितना प्यारा सा ऑर्गेनेल आप देख सकते हो। आउटर मेम्ब्रेन है इसका, इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा लेमेला आपको देखने को मिलेगा, ग्रेना है आपका यहाँ पे, स्ट्रोमा है, राइबोसोम्स है, स्टार्च ग्रैन्युल, बहुत सारी चीज़ें। अब जो यहाँ पे मेम्ब्रेन सिस्टम है इसका, जो आपका क्लोरोप्लास्ट का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को ट्रैप करने के लिए। अब जैसे लाइट को ट्रैप किया, उससे यहाँ पे ATP सिंथेसिस कर ली, ठीक है, और NADPH बन गया। अब स्ट्रोमा के अंदर जो मैंने आपको स्ट्रोमा दिखा, इतना सारे ग्रीन, लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये सब स्ट्रोमा ही तो है। इस स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही है, जो आपकी शुगर बना रही है ना, विच टर्न्स फॉर्म स्टार्च, शुगर से स्टार्च बन रहा है। यहाँ पे जो मैंने पहली बात करी, जहाँ पे शुगर बन रही है, यहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शंस हो रही है, कुछ आपकी डार्क रिएक्शंस हो रही है। लाइट रिएक्शन मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो जो लाइट रिएक्शंस है, वहाँ पे आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे डायरेक्टली लाइट ड्राइवन है। और जहाँ पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे लाइट के बेसिस पर प्रोडक्ट्स, वहाँ पे डार्क रिएक्शन बन रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स की बात करूँ तो क्लोरोफिल है ना, कैरोटिनॉइड्स है, जेंथिन आपके जेंथोफिल्स है, मेन आपके पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल A और B आपके होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है भाई। आइए अब यहाँ पे वही आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो, ये लिखे गए क्लोरोफिल A जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है आपके क्रोमेटोग्राम में, क्लोरोफिल B येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो, कैरोटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। ये कई बार आपसे नीट में ये चीज़ सवाल पूछी जाती है। अब इससे पूछा जाएगा तो इससे भी पूछा जाएगा। कई बार ये आपको स्पेक्ट्रम दे दिया जाता है MCQ में, और उसके बाद पूछते हैं A का कौन सा है, B का कौन सा है, कैरोटिनॉइड्स का कौन सा है। तो एक बार नज़र से घुमा लो यहाँ पे, है ना। जो सबसे ऊपर ना जा रहा है लंबा वाला, वो यहाँ पे आपका क्लोरोफिल B का है। उससे जो नीचे आ रहा है, ये जो आपका ये है हल्का सा इससे जो नीचे आ रहा है, यहाँ से आप मेजर कर लेना। सबसे बड़ा वाला क्लोरोफिल B, फिर आपका क्लोरोफिल A, और सबसे जो नीचे यहाँ पे दो आपके बन रही है वेव्स, ये कैरोटिनॉइड्स हो गया। तो ये नीट में आ जाता भाई ये सवाल, तो प्लीज़ ये मत बोलना कि कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ये जो क्लोरोफिल की बात कर ही रहा हूँ, तो भाई ऑलरेडी पता है, कितनी बार समझाऊंगा कि जो मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कि ट्रैपिंग ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अदर थाइलाकोइड पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल B है, जेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है, तो भाई इनका क्या काम है। क्लोरोफिल, अगर सारा काम क्लोरोफिल A का है, इनका क्या काम है भाई, क्लोरोफिल A को सपोर्ट करते हैं ये। अब कैसे करते हैं, इसलिए इनका नाम एसेसरी पिगमेंट्स होता है। ये साइड किक है क्लोरोफिल A की, है ना। क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और ट्रांसफर कर देते हैं अपनी एनर्जी क्लोरोफिल A को। सारी एनर्जी क्लोरोफिल A को ट्रांसफर करके, क्लोरोफिल A का ही सारा काम है, समझ रहे हो ना, वही वाली बात है बस, है ना। ये साइड किक बन के ही रह गए, ठीक है। क्लोरोफिल A को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं, बॉडीगार्ड है मतलब, ये ना साइड किक बनते ही रह गए, सारा मेन काम क्लोरोफिल A कर गया। अब लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ा, तो लाइट रिएक्शन पढ़ लो। लाइट रिएक्शन मैंने बताया था फोटोकेमिकल फेज होता है, लाइट इसमें जरूरत होती है। तो यहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन हो गई, वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, ऑक्सीजन की रिलीज हो गई, और फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH हो गया, ठीक है। सब कुछ हो गया, एक प्रॉपर आपका प्रोसेस है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं इसमें ना, ये दो डिस्क्रीट आपके यहाँ पे डिस्क्रीट फोटोकेमिकल्स आपके यहाँ पे होते हैं। एक तो LSC होता है, LSC। अब ये LSC का ये क्या, इसका नाम क्या है, LSC होता है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर आपके, और उसके बाद आपके क्या होते हैं, दो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम PS5 PS4 नहीं, फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 2 होता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा गया। अब 1 और 2 भाई अलग अलग कैसे हैं, अब यहाँ पे ये दो अलग अलग वेवलेंथ्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ समझो कि जो LSC आपका होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये आपके 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना होता है, जो कि प्रोटीन से बाउंड होते हैं। हर एक फोटो सिस्टम के अंदर सारे पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A, जो कि, और उसके बाद फॉर्मिंग करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट सिस्टम, जिसको बोलता हूँ मैं एंटीना, ठीक है। ये सब तो छोटी मोटी बातें, मेन जो आपको बात रखनी है, जिससे नीट भी सवाल कई बार पूछा जाता है, वो है ये PS1 एंड PS2 की वेवलेंथ के ऊपर सवाल आता है। याद रखो, सिंगल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो होता है ना, सिंगल क्लोरोफिल A में मैंने बोला सब कुछ करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। रिएक्शन सेंटर मतलब मेन सेंटर क्लोरोफिल है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सेंटर बनाया। अब जो PS1 होता है, तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। तो वहाँ पे जो क्लोरोफिल A की एब्जॉर्प्शन पीक आती है वो 700 पे आती है। PS2 की आपकी
680 पे आती है ना। तो PS1 अगर मैं बोलूँ तो वो आपकी 700 पे आएगी, PS2 बोलूँ तो वो आपकी 680 पे आएगी। ठीक है, 2 वाला थोड़ा 20 कम होता है। ठीक है, या कभी आप ज़्यादा कर दो। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने वाले हैं, है ना। ये आपका क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो PS2 में आपका मेनली आपका यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है। तो फोटो सिस्टम जो 2 होता है, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर की उसने एब्जॉर्व करी लाइट, है ना। उसके बाद यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज हुआ टू बिकम एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जंप करे इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर पिक हो जाते हैं बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासिस देम टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर साइटोक्रोम्स होते हैं। अब ये सारी बातें जो बोली यहाँ पे बनी भी हुई है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो। अभी देखो फोटो सिस्टम आपका 2 है, तो यहाँ पे LHC के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। आप कितनी यहाँ पे 680 नैनोमीटर की आपकी जो वेवलेंथ है, इसकी यहाँ पे लाइट आपकी ऑब्जॉर्व करी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हुआ, जंप करा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ा और उसने फिर इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुंचा दिया, जिसके अंदर यहाँ पे आपके बहुत सारे साइटोक्रोम, आपके बहुत सारे साइटोक्रोम्स होते हैं ना। लाइट आपकी पड़ी जब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हुआ 602 नैनोमीटर। इसके बाद ये जो मूवमेंट है डाउन हिल है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। डाउन हिल मूवमेंट है, आपको साफ साफ दिख रहा है, समझाने की जरूरत नहीं। ये देखो डाउन हिल हो रहा है ना, डाउन हिल किसके बेसिस पर, ये आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल के बेसिस पर। इसके बाद अब देखो यहाँ डायग्राम में समझ लो, बार बार समझने की जरूरत नहीं। ये देखो इसके बाद क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ जा रहा है, ये क्या है, फोटो सिस्टम 1। कहाँ, फोटो सिस्टम 1 पर जा रहा है। पहले फोटो सिस्टम 2 पे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर फोटो सिस्टम 1, और फिर यहाँ पे NADP प्लस पे यहाँ पे पड़ रहा होता है। NADP प्लस से NADPH हो रहा होता है। तो देख सकते हो Z स्कीम बन रही है। क्या बन रहा है, Z बन रहा है। ठीक है, तो ये Z है, N मत समझना, ऐसे उल्टा इसको ऐसे कर लो तो ये ऐसे हो गया Z, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपकी Z स्कीम बन रही है, वो यहाँ पे आपके लिखी गई है, वो मैंने आपको सब बता दिया ना। PS2 कब एक्साइट होगा, PS2 पे जब, PS1 कब एक्साइट होगा, जब उसमें 700 नैनोमीटर की वह आपकी लाइट पड़ेगी, वही लिखा है 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाउन हिल होगा, NADP प्लस NADPH बन जाएगा। इसको बोलूँगा Z स्कीम, समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। अब PS2 में क्या होता है, याद रखना, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी वाटर आपका स्टार्ट हुआ PS2 से, तो PS2 बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS2 पे होगी। और यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन बन रही है, वाटर की स्प्लिट हुआ, O2 बन गया। ये तो मेरा मेन काम है। अब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स PS2 से एसोसिएटेड है, जो कि फिजिकली लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। कहाँ पे, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है आपका PS2। कई बार पूछा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होती है, लोकेशन पूछ सकते हैं, जगह। मेन चीज PS2 इन्वॉल्व हो रहा है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू यहाँ पे आपकी ATP सिंथेसाइज हो रही होती है सेल्स के द्वारा, इसको मैं बोलता हूँ फॉस्फोराइलेशन। 2 टाइप के होते हैं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। 2 फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, है ना। पहला PS2 फिर PS1। यहाँ पे आपको जो होता है इसको बोलता हूँ नॉन साइक्लिक। अगर साइक्लिक की बात करूँ, द मेम्ब्रेन और लैमेला ऑफ द ग्रेना है बोथ PS1 एंड PS2। इसमें देखो मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर यहाँ पे ग्रेना की बात करूँ, दोनों होते हैं PS1 PS2, पर जो आपके यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेला होता है ये आपके यहाँ पे लैक करता है PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो क्या होता है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे NADP, जो मैंने लास्ट में स्टेप बताया ना NADP प्लस, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता, तो वापस वो यहाँ पे साइक्लिक हो जाता है, वापस PS1 पे आ जाता है वो थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो साइक्लिक फ्लो होता है यहाँ पे आपकी ATP की सिंथेसिस हो रही होती है, बट नॉट ऑफ NADPH। NADPH नहीं बनेगा पर ATP बनेगा। लाइट आई, क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर P700 पे एक्साइट हुई, फोटो सिस्टम 1 पे आई। इसके बाद NADP रिडक्टेज है ही नहीं भैया, तो वहाँ जा ही नहीं पाए, इधर था ना, तो वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आ गया और ये साइक्लिक चलता रहा। क्या कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस देख लो। जैसे रेस्पिरेशन में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। जो ATP सिंथेसिस होती है वो लिंक टू है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बन रहा होता है इस टाइम को, यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड यहाँ पे बन रहा होता है। जो प्रोटॉन एक्युमुलेशन हो रहा है वो यहाँ पे अंदर हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, याद रखना इनसाइड हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेम्ब्रेन के। इन द ल्यूमन, रेस्पिरेशन में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा होता है, और आपकी फोटोसिंथेसिस में इनर मेम्ब्रेन मतलब ल्यूमन के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में था काम। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे हो रही थी, ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड, बता दिया था पहले। यहाँ पे बहुत बड़ा आपका एक आपके कीमोस्मोसिस थ्रू ATP सिंथेसिस बना हुआ है, बट मेन आपकी जो पाथ है, ठीक है, आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बढ़ा दिया। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है आपके इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पे कहाँ होता है, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H कैरियर। H कैरियर को यहाँ पे ट्रांसफर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, याद रखना, कभी इलेक्ट्रॉन कैरियर लिखाओ। इसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH। NADP प्लस से NADPH बन रहा था वहाँ पे भी, यहाँ पे भी प्रोटॉन यहाँ पे चाहिए। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा में यहाँ पे रिमूव होते हैं। ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, सारा खेल प्रोटॉन ग्रेडियंट का, रेस्पिरेशन में भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, लोकेशन अलग है बस। ठीक है, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट pH को यहाँ पे आपका कम कर देता है, और ये जो ग्रेडियंट होता है ये यहाँ पे ब्रोकन डाउन हो जाता है
ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि आपके मूवमेंट हो रहा है प्रोटॉन्स का, कहाँ पे, मेम्ब्रेन के अक्रॉस टू द स्ट्रोमा टू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। अभी देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है सबको। देखो पहले PS2 है, PS2 की बात करी गई है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट हुआ, प्लास्टोक्यूनॉन यहाँ पे आपका एक बीच में आपको देखने को मिलेगा, साइटोक्रोम B6F आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टोसियानिन, उसके बाद आप यहाँ आपको PS1 देखने को मिलेगा, वही NADP+2 NADPH यहाँ पे रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ल्यूमन एरा जहाँ पे आपका हाई H+ है ना, आपकी जब भी आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका बन रहा है, यहाँ पे आपका लो है, तो इसलिए हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यहाँ पे आपको ATP सिंथेस आपको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मतलब CF0 एंड CF1 पार्टिकल, इन दोनों के बारे में बस आपको अगली पॉइंट पे पढ़ा बता रहा हूँ मैं। ATP सिंथेस एंजाइम होता है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो CF0 होता है जो कि आपके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड है, आपने देखा, ठीक है, और यही आपका कैरियर की तरह काम करता है, जो कि डिफ्यूजन कर रहा होता है आपका प्रोटॉन्स का मेम्ब्रेन के अक्रॉस। बाहर वाला को क्या बोलते हैं, CF1 बोलते हैं, जो कि आउटर सरफेस पे होता है। ये जो ब्रेकडाउन होता है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट, इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे एनर्जी निकलती है जो कि आपकी कन्फर्मेशन चेंज कर देती है CF1 के अंदर ऑफ द ATP सिंथेज। यहाँ पे एकदम से ATP बहुत सारी बन गई है ना, CF1 में चेंज आएगा, बहुत सारी ATP बनेगी, मेरा काम ही ATP बनाना है ना। कीमोऑस्मोसिस जो मैंने पूरा प्रोसेस पढ़ा, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो मेम्ब्रेन चाहिए क्योंकि उसके अक्रॉस होगा, फिर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, है ना, मतलब पंप चाहिए ग्रेडियंट के लिए। तो पहले तो एक मेम्ब्रेन हो गई, एक पंप हो गया, एक ग्रेडियंट हो गया, एक ATP सिंथेज हो गया। ये सब नहीं होगा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट आपका पोटेंशियल, आपका ग्रेडियंट बनना है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ATP सिंथेज होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। ATP सिंथेज एंजाइम होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंजाइम का क्या काम है, कैटेलाइज करना है किसी भी रिएक्शन को, केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, वही काम है, वही लिखा हुआ है। NADPH प्रोड्यूस हो रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ATP विल बी यूज्ड इमीडिएटली इन द बायोसिंथेसिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल फिक्सिंग ऑफ CO2 एंड द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। तो यहाँ पे ATP आपको तुरंत चाहिए, यहाँ पे दिख भी रहा है आपका ATP आपके यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हो बहुत सारा ATP बन रहा है, भाई साहब बहुत ज्यादा ATP बन गया, मजा आ गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वेयर आर द ATP एंड NADP। अब ATP NADPH बन गए, पर इसको यूज कहाँ करें भैया। अब इनका यूज क्या, अब यहाँ पे आपको एक नई आपकी साइकिल आ जाती है, कैल्विन साइकिल, C3 एंड C4 पाथवे, उसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ATP NADPH O2 होता है। O2 जो होता है डिफ्यूज कर देता है, डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वाइल ATP NADPH जो होता है वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, खाना वाना बनाने के लिए, बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेलविल गैल्विल जो साहब थे, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट बहुत देर बाद आया, आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसने क्या करा, रेडियो एक्टिव C14 को उसने यूज करा इन द एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज, और वहाँ पे उसने डिस्कवरी किया कि जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है, PGA। इसलिए C3 साइकिल भी होती है और C4 भी होती है। कैल्विन साइकिल नाम लिया, फर्स्ट प्रोडक्ट नाम हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको PG भी बोल सकता हूँ। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो यहाँ पे पता लगा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड, बट इस बार 4 कार्बन एटम्स का था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको मैं OA भी बोलूँगा, C4 पाथवे में आ जाएगा। तो इसलिए 2 पाथवे बन गई भैया, C3 पाथवे और C4 पाथवे, C3 एंड C4 पाथवे। अब आ जाओ, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बिलीव करा कि भैया 3 कार्बन 4 कार्बन का सिस्टम है यहाँ पे, तो क्या करो इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट था C3 एसिड, तो प्राइमरी एक्सेप्टर था यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड, एंड दे स्पेंड मेनी इयर्स ट्राइंग आइडेंटिफाई 2 कार्बन कंपाउंड, और बाद में उनको समझ में आया कि भाई ये हो सकता है मेरा 5 कार्बन RUBP, 5 कार्बन होगा, है ना। इतने सारे उन्होंने स्टडी करा, बट निकला 5 कार्बन। यही होता है, मेहनत करने के बाद में पता लगता है रिजल्ट होना चाहिए था, कुछ और ही हो गया, ठीक है। इसलिए मेहनत करते रहनी चाहिए भाई लाइफ में। अब कैल्विन साइकिल की बात कर लेता हूँ। इसमें क्या करते हैं, पहली बात तो कैल्विन साइकिल सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होती है, इसके अंदर कोई मैटर नहीं है C3 हो चाहे C4, हर एक आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा, बहुत मोस्ट क्रूशियल स्टेप बोलूंगा, यहाँ पे आपका CO2 जो होता है यूटिलाइज होता है फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, और यहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा होता है, 3 PGA का फॉर्मेशन हो रहा होता है। यहाँ पे आपका रुबिस्को एंजाइम है जो मेनली आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पहला स्टेप आपका कार्बोक्सिलेशन हुआ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 PG आपका बन गया, आपका फर्स्ट आपको 2 कार्बन कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, आपका कार्बोक्सिलेशन में हो रहा है, RUBP मतलब RUBP आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है एंजाइम। इसके बाद आपका होता है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में आप देख सकते हो ATP और NADPH यूज हो रहा है, ADP एंड NADP प्लस आपका फॉर्मेशन हो रहा है, वो यहाँ पे आपको लिखा गया है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है आपका, सीरीज ऑफ रिडक्शन में क्या होता है आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आपका यूज हो रहा होता है फॉर फॉस्फोराइलेशन, और 2 मॉलिक्यूल्स आपका NADPH का, ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल्स आपका CO2 एंड 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। याद रखना, बहुत बार ये चीज नीट में पूछी जाती है, तो सोचो कि कहाँ लिखा गया है, मॉड्यूल्स में पता नहीं कहाँ का लिखते हैं, बट ये चीज यहाँ लिखी गई है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 टन्स, 6 इसको इरेज कर देता हूँ, देखना रहा हो तो यहाँ देखेगा बढ़िया, ये देखो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 टर्न ऑफ साइकिल,
6 मॉलिक्यूल्स कार्बन और 6 बार साइकिल घुमाओगे जब जाके एक बार ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ये लिखा गया है। इसके बाद रीजनरेशन हो गई। यहाँ पे क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू। अगर RUBP तो चाहिए, एंजाइम तो चाहिए, कैटलाइज करोगे कैसे चलाओगे, गाड़ी खरीदते जाओ तेल नहीं लगाओगे तो चलेगा कैसे, इसे रीजनरेशन करते रहना पड़ेगा। इसलिए तीसरा काम रीजनरेशन का है। ATP चाहिए होती है इसमें भी, ADP बन जाती है। 3 प्रोसेस हो गए, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ठीक है। यही लिखा गया है। इन कितने हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP, 12 NADPH, 1 ग्लूकोज बनेगा, 18 ADP, 12 NADP। वही समझ गया ना, 3 ATP था तो 6 बार घुमा दी, 6 3 8। C4 पाथवे क्या कहता है, जो यहाँ पे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट थे उन्होंने यहाँ पे C4 पाथवे ले लिया। उसमें आपका OA बन रहा था ना, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, है ना। इसमें क्या हो रहा था, स्पेशल थे क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी थी उनकी। वो हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते थे और रिस्पॉन्स करते थे हाई लाइट डेंसिटीज़ को। फोटो रेस्पिरेशन उनमें नहीं होता था, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे आपको देख सकते हो जो लार्ज सेल थे ना वेस्कुलर बंडल्स के, वो यहाँ पे उनको बोलते हैं हमें बंडल शीथ सेल्स, और उनके अंदर जो लीव्स थी उनको हम बोलते थे क्रैंज एनाटमी। अब पूछते हैं क्रैंज एनाटमी या बंडल शीथ सेल्स, आपके मेनली क्रैंज एनाटमी पूछते हैं कहाँ होती है, तो वो C4 प्लांट्स में होती है, याद रखना क्रैंज एनाटमी। क्रैंज मतलब यहाँ पे आपको बहुत सेवरल लेयर्स होती हैं आपकी, है ना, वेस्कुलर बंडल्स की उसके अराउंड, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, थिक वॉल्स होती हैं जो कि यहाँ पे इम्परवियस हैं, गैस एक्सचेंज नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, और कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। बहुत एग्जांपल आप पूछो C4 प्लांट्स के जिनकी लीव्स है, वो आपकी हो गई मेज या फिर सोरगम, ठीक है। हैजन स्लैग पाथवे इसका नाम दे दिया था, ठीक है, बाद में जाके। इसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है ना, वो आपका यहाँ पे फॉस्फोरिनोल पायरुवेट होता है, PEP होता है। और क्या था बताओ, C3 बताया था मैंने, ये आपका मीजोफिल सेल्स में होता है, ठीक है। इसके बाद आपका PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, वहाँ पे RUBP था, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे RUBP नहीं होता, वही मैंने बोला लैक होता है। C4 पाथवे में आपका RUBP नहीं होता, इसलिए आपका यहाँ पे OA फॉर्म होता है मीसोफिल सेल्स के अंदर। 2 सेल्स हैं यहाँ पे देख सकते हो, आपका मीसोफिल सेल होता है इतना बड़ा, ग्रीन वाला मीसोफिल सेल है, नीचे वाला बंडल सेल है। यहाँ देख सकते हो आपका फिक्सेशन हुआ, C4 एसिड बना, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिल रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, फिक्सेशन में केल्विन साइकिल, C3 एसिड बन गया, उसका ट्रांसपोर्ट हुआ और रीजनरेशन हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। बंडल शीथ सेल जो मैंने बताया, बंडल शीथ सेल जो होते हैं आपके, वो यहाँ पे रिच होते हैं RUBP के अंदर। आपका मीजोफिल सेल्स में नहीं होता कुछ, बंडल शीथ सेल में पर होता है सब कुछ। वहाँ पे पेप्केज नहीं होता, तो यहाँ पे बेसिक पाथ है फॉर्मेशन ऑफ शुगर, और वहाँ पे फिर आपकी C3 आपकी बेसिक पाथ आ जाता है, जो कि जैसे C3 फॉलो होता है। फोटो रेस्पिरेशन देख लो, कुछ नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन, आपको पता है जो रुबिस्को एंजाइम होता है, सब कुछ अब रुबिस्को के अराउंड खेल रहे हैं। रुबिस्को जो एंजाइम होता है उसके अंदर ग्रेटर एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, when the CO1O2 is nearly equal, है ना। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड O2 इक्वल हुए तो RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले पकड़ेगा। तो C3 प्लांट्स के अंदर बात करूँ अगर, some O2 does not bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased, क्योंकि Rubisco CO2 पकड़ता है तो यहाँ पे O2 नहीं वहाँ पे बाइंड हो पाती। RUBP instead of being converted to 2 molecules PGA, वो यहाँ पे O2 से बाइंड कर देता है टू फॉर्म 1 molecule of phosphoglycerate एंड फॉस्फोग्लाइकोकोलेट, 2 कार्बन का पाथ। इसको बोलते हो फोटो रेस्पिरेशन। और यहाँ पे आपका कोई सिंथेसिस नहीं होता, ना तो आपको शुगर सिंथेसिस होती है ना आपके ATP। अब C4 प्लांट जो होते हैं उसमें होता ही नहीं फोटो रेस्पिरेशन, मैंने आपको इनका बहुत फीचर बताया था, तो यहाँ पे नहीं होता इनके अंदर, बिकॉज क्योंकि उनका मैकेनिज्म जो होता है उसमें इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट यहाँ पे उनकी हो रही होती है। और रुबिस्को वहाँ पे आप देख सकते हो शुरू में आपका एब्सेंट भी था। इन टर्न रुबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज, ऐसा कार्बोक्सिलेज जो कि मिनिमाइज कर रहा है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को। तो रुबिस्को का बड़ा गंदा सा खेल है, इतना आप समझ गए होगे, C4 प्लांट्स में नहीं होता। अब ये सब टेबल फालतू की चीज़ें हैं, ये आपने C3 C4 ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अगर आपने मैंने जो पढ़ा आप इसको टिक टिक यस नो करते चले जाओ। आपको अगर सही है तो मतलब आपको अब तक सब कुछ समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है तो वापस मेरी बैक पीछे वीडियो करो और समझ लो। फैक्टर्स कौन कौन से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं भैया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। इसने क्या था, ब्लैकमैन था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ही दे दिया इसने। मतलब कोई चीज़ नॉर्मल नहीं करनी होती, हर चीज़ पे लॉ देते हैं लोग, ठीक है। 1905 की बात ये है, आज़ादी से थोड़े सा मतलब 20 25 30 40 साल पुरानी बात है, ठीक है। आओ इनको अब जाके समझ में आई कि भाई लाइट है सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। अब तक इन्हें समझ नहीं आई थी लाइट, अब समझ में आई इनको। भाई लाइट की देख तो इनको एकदम से लाइट की बात याद आई कि लाइट क्वालिटी जो होती है, लाइट इंटेंसिटी होती है और जो उसकी ड्यूरेशन होती है, बहुत ज़्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है भैया, है ना। लाइट तो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी चले गए कि कैसे कितनी देर तक कितनी क्वालिटी, ये सब लीनियर रिलेशनशिप होता है इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन का एट लो लाइट इंटेंसिटी। अगर हायर लाइट इंटेंसिटी है तो यहाँ पे रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। लाइट सैचुरेशन कब आ जाती है, एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट पे आ जाती है। तो इस टाइप से आपको कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलता है ना।
ऐसा आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट, अगर आप इंसिडेंट लाइट इंक्रीज करते जा रहे हैं एक पॉइंट के बाद, तो वहां पे आपका दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकडाउन हो जाएगा क्लोरोफिल का एंड डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ज्यादा लाइट बढ़ा दोगे एक पॉइंट के बाद से 10% पे सैचुरेशन हो जाता है। नीट में सवाल पूछते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में क्या इफेक्ट पड़ता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर है ना, हर चीज़ मेजर हो जाती है, बट याद रखना यहाँ मेजर एनसीईआरटी में लिखा है तो ये लिख के आओगे, ठीक है। नीट में भी अगर आया तो द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर, हमें पता है कमी है क्योंकि, है ना। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.05% तक करोगे कैन कॉज एन इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन रेट, तो बढ़ सकता है CO2 फिक्सेशन रेट। अब C3 C4 में अलग अलग चीज़ लिखी है कि C3 C4 अलग अलग डिफरेंटली एक्ट करते हैं, इनका भी कुछ नहीं पता, ये अलग अलग अपने अलग अलग कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। एट लो लाइट कंडीशन नीदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन, अगर लो लाइट है तो कोई भी काम नहीं करेगा, बट अगर हाई लाइट है तो दोनों ही यहाँ पे अच्छा खासा रेट आपका फोटोसिंथेसिस का दे रहे होंगे। C4 प्लांट जो होता है वो सैचुरेशन करता है अराउंड 360 पे, और जो C3 होता है वो आपका रिस्पॉन्ड टू 450। तो C4 में आपका यहाँ पे 360 पे हो रहा है, और C4 और C3 जो हो रहा है आपका 450 पे हो रहा है। तो ये भी आपके कई बार सवाल पूछते हैं नीट में। द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल्स इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट्स में लिमिटिंग है, क्योंकि पहले थे वो, इसलिए लिमिटिंग है। अब C3 प्लांट जो होते हैं वो हायर CO2 कंसंट्रेशन भी आपके रिस्पॉन्ड करते हैं, बट शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, और इसीलिए आपके यहाँ पे काफ़ी सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स में इनको यूज करा जाता है, सच एज टोमेटोज एंड बेल पेपर, यहाँ पे आपको यूज हो रहे होते हैं, हैज बीन यूज फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स टोमेटो एंड बेल पेपर, है ना। याद रखना C3 प्लांट्स की बात हो रही है। टेम्परेचर क्या भाई, डार्क रिएक्शन जो होगा, डार्क रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, तो जो C4 प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं मेनली हायर टेम्परेचर पर और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, बट जो C3 होती है उसके अंदर थोड़ी लोअर टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। C4 का तो फंक्शन ये था कि भाई बहुत ज़्यादा एडवांस है, लोग हायर टेम्परेचर पर काम करेंगे। इसके बाद डिपेंड्स करता है हैबिटेट पे दैट दे आर अडेप्टेड टू, कौन कौन से वहाँ पे आसपास हैबिटेट क्या है जो प्लांट्स यहाँ पे अडेप्ट कर गए, है ना। ट्रॉपिकल प्लांट्स है वहाँ हाई टेम्परेचर, है ना, उनको ट्रॉपिकल प्लांट में हाई टेम्परेचर। तो पानी, इफेक्ट ऑफ वाटर इज अ फैक्टर इज मोर दो इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट, ठीक है। मेनली प्लांट पे ज़्यादा, ये इनडायरेक्टली मेनली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पे एक्ट करता है। वाटर स्ट्रेस जो होता है वो यहाँ पे स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, वाटर स्ट्रेस होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा CO2 आपकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट, लीव्स को विल्ट कर देता है, दस यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाता है लीव्स का, और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो पानी जो होता है वो इनडायरेक्टली एक्ट करता है फोटोसिंथेसिस पे। बाकी ये समरी तुम्हें दे रखी है, इसको तुम प्लीज एक बार रीड कर लेना, जो मैंने बताया सब कुछ इस समरी में भी मिल जाएगा। इसी तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो गया। सो आई होप कि तुम्हें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना बोले, दोस्तों में शेयर कर दे, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे बायोलॉजी के जो 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज जाकर चेक करो। बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं नीट में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो हमारे नोट्स से ही आते हैं, तो प्लीज जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। और सब्सक्राइब मार दो मेहनत के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम पहले मैंने वीडियो दोबारा पूरी बनाई थी, पर उसकी ऑडियो डिलीट हो गई थी भाई, और मुझे दोबारा बनानी पड़ गई तुम लोग के लिए, तो इसलिए तुम्हें सब्सक्राइब करना बनता है। लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे गुड बाय, बाय।